अर्नव के बोलने पर इंडिया की किसी बड़े डिटेक्टिव एजेंसी के साथ हमारी मीटिंग फिक्स करवाओ। सौरभ का पसीना छूटने लगा। उसे ऐसा लगा 6 महीने पहले जो हादसा हुआ था कहीं उसका भी पर्दाफाश न हो जाए। सौरभ को सोच में परेशान देखकर अर्नव उसे बुलाते हुए बोला, एवरीथिंग इज़ फाइन सौरभ। सौरभ, यस सर, मैं जल्दी ही एक बड़ी एजेंसी को हायर करके आपकी से मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। गुड। सौरभ शेड्यूल देखकर बोला, आज इवनिंग में एक बिजनेस पार्टी में आपको राजवंशी के न्यू कंस्ट्रक्शंस कंपनी का नाम डिस्क्लेयर करना है। मिस नित्या और आपको साथ जाना है वहाँ। अर्नव, ओके। इवनिंग पेरिस के एक बड़े से होटल में एक बिजनेस पार्टी हो रही थी। नित्या एक रेड कलर की वन पीस गाउन में अर्नव की बाजू पकड़कर जब हॉल में एंट्री लेती है तब सबकी नज़रें उन दोनों पर ही अटक जाती हैं। पेरिस की मीडिया भी उन दोनों की कई सारी पिक्चर्स क्लियर करती हैं। नित्या अर्नव के बहुत करीब खड़ी होकर पोज देती हुई फ़ोटो क्लिक करवाती है। उन दोनों के बाद अजय राजवंशी और एंजेलिना भी उस पार्टी में एंट्री लेते हैं और अपने डैड के साथ एंजेलिना को देखकर अर्नव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन पेरिस में ये सब कॉमन होता है। वहाँ के सारे अधेड़ उम्र के बिजनेसमैन ऐसे ही थे जो अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ लेकर आए थे। एंजेलिना अर्नव को देखकर अजय से एक्सक्यूज मी बोलकर अर्नव के पास आती है। हेलो एंजेलिना मैम बोलकर विदेशी स्टाइल में उसके गले लगती है नित्या। एंजेलिना अर्नव के गले लगाती जाती है तो अर्नव उसे हाथ दिखाकर रोक देता है, जो एंजेलिना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सौरभ जो अर्नव के साथ खड़ा था वो एंजेलिना को देखकर ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। एंजेलिना भी सौरभ को देखकर नॉर्मल रहती है। उस पार्टी में यूरोप के दूसरे शहरों से भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। वो राजवंशी कंपनी के साथ बिजनेस करने में अपना आग्रह जताते हैं। कुछ दूसरे यंग बिजनेसमैन आकर नित्या से बात करने लगते हैं। नित्या भी उनके साथ हंस हंस कर बात करती है। अर्नव कुछ लोगों से बात करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक खूबसूरत लड़की आकर अर्नव को बोलती है, हाय, मैं मोनिका सिंह, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अर्नव उससे हाथ मिलाते हुए, हाय अर्नव राजवंशी। मोनिका, या आई नो, यहाँ पर शायद ही ऐसा कोई होगा जो आपको नहीं जानता हो। वैसे जितना सुना था उससे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो आप। अर्नव ड्रिंक करते हुए, थैंक्स मोनिका, कैन आई डांस विथ यू। अर्नव दूसरी ओर देखा जहाँ नित्या बात करने में बिजी थी। अर्नव अपना ग्लास रखा, फिर मोनिका का हाथ पकड़कर डांस के लिए लेकर गया। अगर एक लड़की किसी को डांस के लिए पूछे तो उसे मना करना बैड मैनर्स होता है। अर्नव एक जेंटलमैन और सक्सेस बिजनेसमैन था। लोगों के साथ डील करना वो अच्छे से जानता था। कुछ देर में 4-5 और कपल डांस करने लगे थे। मोनिका, आई एम ग्लैड कि आप मेरे साथ डांस करने के लिए मान गए। अर्नव स्माइल करने लगा। मोनिका, मिस्टर राजवंशी, आपकी तरह आपकी स्माइल भी कातिलाना है। अर्नव, मिस मोनिका, आपको नहीं लगता आप ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। मोनिका स्माइल करके अर्नव की ओर करीब आकर डांस करने लगी। एक्चुअली ये डांस के स्टेप ही ना जो दोनों कर रहे थे। नित्या की नज़र अर्नव और मोनिका के ऊपर पड़ी तो गुस्से से तिलमिला गई। उन दोनों को हंस हंस कर बात करते देख वो गुस्से में बार के पास गई और बेटर को एक अल्कोहल की बोतल मांगी। बेटर उसे विस्की की एक केन दे दिया। नित्या, लाइटर दो। बेटर उसे आश्चर्य से देखा तो नित्या गुस्से में बोली, गिव मी ए लाइटर क्विकर, यू हैवंट हार्ड। बेटर एक लाइटर नित्या के हाथ में दिया। नित्या एक शरारती स्माइल के साथ डांस फ्लोर की ओर चली गई। मोनिका अर्नव के गले में हाथ डालकर डांस कर रही थी। नित्या उसके पास गई। वो पीछे खड़ी होकर मोनिका के लॉन्ग गाउन के नीचे विस्की गिराकर लाइटर ऑन करके वहाँ फेंक दी। मोनिका ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी तो सबकी नज़र मोनिका के लॉन्ग ड्रेस के निचले हिस्से पर गया जहाँ आग लगी हुई थी। अर्नव जल्दी से अपना कोट उतार कर आग लगी जगह पर ज़ोर से मारने लगा, जिससे आग तो बुझ गई मगर अर्नव के हाथ पर थोड़ा सा आंच लग गया। इधर अर्नव को दर्द हुआ कि नहीं। कमरे में लेटी मुक्ता चीख उठी, सागर जी। अर्नव को जैसे मुक्ता की आवाज़ सुनाई दी। वो भी चौंक कर
चारों ओर देखा। मोनिका की ड्रेस निचले हिस्से जल चुकी थी। आग की वजह से थोड़ी सी पैर पर भी चोट लग गई थी। डॉक्टर आकर उसको देखे, फिर उसके पैरों पर मेडिसिन लगाकर चले गए। पार्टी का माहौल बहुत टेंशन वाला हो गया था। अर्णव गुस्से में नित्या को घूरे जा रहा था। नित्या नॉर्मल होकर खड़ी थी। एंजेलिना नित्या के पास आकर बोली, रिलैक्स डार्लिंग, कुछ नहीं हुआ है। नित्या, मैं तो रिलैक्स ही हूँ एंजेलिना मैम। एंजेलिना, मतलब? तो तुमने ये जानबूझकर किया? नित्या स्माइल करके बोली, मेरे अर्णव के साथ और कोई मुझे बर्दाश्त नहीं। एंजेलिना मन ही मन बोली, ये लड़की तो मुझसे भी बड़ी विलन है। मैं छुप कर वार की, पर ये तो पूरी पार्टी में ही अपनी असलियत दिखा दी। नित्या एंजेलिना को बाय बोलकर वहाँ से अर्णव के पास गई और सामने बैठी मोनिका को देखकर बोली, आई एम सो सॉरी डियर, पता नहीं कैसे मुझसे वो ड्रिंक गिरी और ये सब हो गया। आई एम सो सॉरी अर्णव। मोनिका के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वो गुस्से को दबाकर बोली, इट्स ओके मिस। नित्या नित्या अर्णव की फियोंसी। अर्णव, नित्या तुम मेरे साथ चलो, बोलकर अंदर लेकर जाकर उसके हाथ को झिझोड़ कर बोला, ये क्या पागलपन है नित्या, अगर उसे कुछ हो जाता तो? आर यू मैड? नित्या अर्णव के करीब आकर बोली, तुम्हें तो पता है स्वीट हार्ट, तुम्हारे करीब मैं किसी और को नहीं देख सकती हूँ। बस इसलिए उसे सबक देना ज़रूरी था, ताकि वो आगे कभी ऐसी गलती ना करे। नित्या अर्णव गुस्से में, नित्या वो सिर्फ डांस कर रही थी। नित्या, ओहो अर्णव, अब छोड़ो भी वो बातें, देखो ना कितना अच्छा शाम है, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। और तुम्हें अनाउंसमेंट भी तो करना है। अर्णव गुस्से में नित्या के हाथ को दिखाकर रोक देता है और खुद वहाँ से निकलकर पार्टी हॉल में आ जाता है। अजय राजवंशी अपनी न्यू कंस्ट्रक्शंस कंपनी के बारे में कुछ लोगों से बात कर रहे थे। अर्णव सेंटर में खड़ा होकर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पार्टी में हम अपना न्यू कंस्ट्रक्शन का कंपनी का नाम अनाउंस करना चाहते हैं। बोलकर सौरभ को पर्दा हटाने को बोला तो सभी लोग उस ओर देखने लगे। स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत लोगों के साथ लिखा था, बी आर कंग्रेचुलेसन एंड सी डी, मतलब विद्या राजवंशी कंस्ट्रक्शन एंड को। सारे लोग क्लैप करने लगे, जिसे देख एंजेलिना शॉक्ड रह गई। हाथ में पकड़े ड्रिंक्स को एक साथ गटक कर अजय राजवंशी को गुस्से में देखकर वहाँ से निकल गई। अर्णव एंजेलिना को जाते देखा, फिर आगे अपनी कंपनी के बारे में बोला। मुक्ता बेड पर लेटे लेटे सागर के बारे में सोच रही थी। बैग से एक पिंक ड्रेस निकालकर पकड़ते हुए उसे वो दिन याद आए जब सागर का शोरूम की ओपनिंग पूजा हुई थी। गांव के पुजारी जी और नव्या के साथ मुक्ता यही ड्रेस पहनकर दुकान में एंट्री की तो सागर अपलक उसे देखता रह गया। उसके गोरे रंग पर ये हल्के गुलाबी सूट बहुत जच रहे थे। सागर का ध्यान बार बार मुक्ता के ऊपर ही ठहर रहा था, जिसे देखकर नव्या मुक्ता को बोली, मुक्कू, लगता है आज परदेसी भाई तुझे अपनी दिल की बात बताएंगी। मुक्ता, धत, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? नव्या, काम तो बहुत है, पर आंखों के सामने लैला मजनू की इश्क देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुक्ता झूठे गुस्से में बोली, नबी तू बहुत बदमाश हो गई है। नव्या, मुझे छोड़, उधर देख, परदेसी भाई का नज़र सिर्फ तेरे ऊपर है। पुजारी जी पूजा शुरू की। अचानक तेज हवा आई। सागर दिया को बुझाने से बचने के लिए हाथ का घेरा किया तो देखा मुक्ता भी दिया को बचाने के लिए हाथ दे दी। दोनों के हाथ टच होते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। नव्या जोर से खांसने लगी तो मुक्ता धीरे से हाथ पीछे कर ली। पूजा के बाद सब सागर के शोरूम की बड़ी तारीफ की। ऊपर लिखा सागर गारमेंट्स को देखकर मुक्ता बहुत खुश हो गई। शोरूम के सामने सब खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाए। सागर मुखिया जी के पास खड़ा था। 2 फोटो के बाद सुदामा बोला, मुक्ता बेन, नव्या बेन और मैं सागर भाई के साथ फ़ोटो खींचेंगे। मुखिया, ऐसा क्यों? सुदामा, क्योंकि मुखिया जी हम तीनों सागर भाई की पहले देखे थे समुंदर के किनारे। सागर बहुत खुश हो गया। कैमरामैन को जाकर बोला। चारों खड़ी हुई। सागर बीच में, सबकी एक साइड, मुक्ता दूसरी साइड में, नव्या फिर सुदामा। कैमरामैन 2-3 फोटो केवल मुक्ता और सागर के लिए थे, जिसे सागर ने छुपा कर रखा था।
जिस दिन उसके घर की पूजा हुई थी उस दिन वो तस्वीर वो मुक्ता को दिखाया, क्योंकि तब दोनों की शादी फिक्स हो चुकी थी। दोनों फोटो देखकर सागर बोला, मुक्ता वैसे तुम्हारे ऊपर सारे रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन उस दिन तुम्हें इस गुलाबी ड्रेस में देखकर मेरा मन और किसी काम में लग ही नहीं रहा था। वो तो अच्छा हो सुदामा भाई का जो फ़ोटो के लिए बोले और कैमरामैन को बोलकर मैंने हम दोनों का एक अलग फ़ोटो निकलवाया मुक्ता। और आप ये सब क्यों किए? सागर मुक्ता को बाहों में भर लेता है, क्योंकि उस दिन उस गुलाबी ड्रेस में तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैं देखना चाहता था इस चमकती मुक्ता के साथ मैं कैसा लगता हूँ। मुक्ता आप पागल हो गए हो। सागर हाँ मुक्ता, पागल तो हो गया हूँ तुम्हारे इश्क में, बोलकर मुक्ता को किस करने के लिए झुका ही था कि नव्या टपक पड़ी और चिल्लाकर बोली, परदेसी भाई आपको नीचे बुला रहे हैं। मुक्ता और सागर दोनों चौंक कर अलग हो गए। मुक्ता सच में चमक गई थी अभी भी डिम्पी के आवाज़ से। डिम्पी 1 मिनट ड्रेस में दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, मुक्ता डोर बंद कर दो अंदर से, मैं सुबह ही वापस आऊँगी। मुक्ता की नज़र डिम्पी की ड्रेस पर गई तो वो समझ ही नहीं पाई डिम्पी उसे पहनी क्यों है। उस ड्रेस में उसके शरीर के आधे से ज़्यादा पोर्शन दिखाई दे रहे थे। होंठों पर डीप रेड लिपस्टिक, बाल खुले हुए, हाई हील, डीप नेक वाले ब्लैक शर्ट ड्रेस में डिम्पी तैयार थी। मुक्ता कुछ बोल ही नहीं पाई। डिम्पी उसे देखकर बोली, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर देना, ओके। 3-4 दिन बीत चुके थे। मुक्ता को अब डिम्पी उर्फ सरिता के ऊपर भरोसा करने लगी थी। वो अब उससे अपने और सागर के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। सरिता आश्रम के ऑफिस में आश्रम रिलेटेड पेपर्स देख रखी थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर आश्रम के सामने रुकी। मुक्ता भी 2-3 दिन से सरिता के साथ आश्रम आ जा रही थी। गाड़ी से एक आदमी खादी कपड़े पहने बाहर निकला। उसके पीछे 2 आदमी गन लेकर चल रहे थे। मुक्ता जो बगीचे में कुछ काम कर रही थी, साथ में काम कर रही लड़कियों से पूछी, ये कौन है? सुनीता, ये होम मिनिस्टर जगत राम चौहान के पीए हैं, गुरु रावल। मुक्ता हैरानी से, इतने बड़े लोग यहाँ? सुनीता, हाँ, सरिता दीदी को मिनिस्टर अच्छे से जानते हैं। कुछ देर बाद एक लड़की मुक्ता के पास आकर बोली, दीदी आपको सरिता दीदी बुला रही हैं ऑफिस में। मुक्ता, मुझे? लड़की, हाँ दीदी आपको। मुक्ता हाथ में लगी मिट्टी को अच्छे से साफ की और आश्रम के ऑफिस की ओर जाने लगी। ऑफिस के डोर के बाहर खड़ी बॉडीगार्ड को देखकर मुक्ता थोड़ी घबरा रही थी। सरिता, अरे आओ मुक्ता, देखो कौन आया है यहाँ। मुक्ता सामने बैठे अधेड़ उम्र के गुरु रावल को नमस्ते करके बोली। गुरु रावल मुक्ता को देखकर कुटिल स्माइल करके बोला, नमस्ते बेटा। सरिता जी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी हैं, तुम बिल्कुल भी मत घबराना। तुम्हारे पति को ढूंढने की जिम्मेदारी अब हमारी। मुक्ता के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। वो बोली, आपका बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर अगर आप उनको ढूंढने में मेरी मदद करेंगी। गुरु रावल, अरे हम तो हैं ही जनता की सेवा के लिए। आज से तुम्हारे सारे दुख दर्द हमारा समझो। मुक्ता सूखी खुशी से रो पड़ी। सरिता मुक्ता के पास आकर, अभी क्यों रो रही है पगली, अब तो मुस्कुराने का टाइम है। अच्छा अब तुम जाओ। मुक्ता वहाँ से चली गई। गुरु रावल एक बैग सरिता की ओर करके बोला, इसमें पूरे 50 लाख हैं, पृथ्वी जी की तरफ से आश्रम को भेंट। सरिता खुशी से मानो फूल ही नहीं समा पा रही थी। गुरु रावल उस लड़की की तस्वीर देखकर, पृथ्वी जी इसको पूरे 2 महीने के लिए अपने साथ रखने को तैयार हैं। 50 लाख रुपए देखकर सरिता की आंखें चमकने लगी थी। मन में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन चेहरे पर उदासी लेकर बोली, रावल जी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। गुरु रावल, अब क्या प्रॉब्लम है? आपकी डिमांड से ज़्यादा मिल रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? सरिता, लड़की नई है, शायद इस काम के लिए ना मानी। गुरु रावल गुस्से में, अगर वो मानेगी नहीं तो आप उसकी फ़ोटो क्यों भेजी? और अब तो पृथ्वी जी की जिद है, उसको यही लड़की चाहिए। सरिता, अरे आप तो नाराज़ हो रहे हैं, आ जाएगी आज रात पृथ्वी जी के बंगले पर। शाम को मैं खुद लेकर आऊँगी उसे, प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। गुरु रावल, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अच्छे से जानती हो पृथ्वी सर को
वो सबको जान से मार डालेंगे। सरिता अपनी जगह से उठी और रावल के करीब आकर बोली, पृथ्वी जी को तो मुक्ता संभाल लेगी, लेकिन आपको बोलते हुए रावल के चेहरे पर उंगली चलाना शुरू कर दी। रावल थोड़ा सा शांत हुआ तो सरिता बोली, आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं रावल जी, आज तक कभी आपको निराश ही क्यों किया। रावल सरिता को कमर से पकड़ा तो सरिता बोली, थोड़ा सब्र रखिए रावल जी, बोलकर उठी और ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दी। करीब आधे घंटे बाद ऑफिस का डोर खुला। गुरु रावल खुश होकर बाहर निकलकर उसी बड़ी सी गाड़ी में अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल गया। सरिता अपनी साड़ी ठीक की, फिर 50 लाख को अलमारी में रख कर सोने चली गई। मुझे कुछ भी करके मुक्ता को पृथ्वी जी के पास लेकर छोड़ना ही होगा। शाम के वक्त सरिता मुक्ता को एक अच्छी सी साड़ी पहनने को देकर बोली, मुक्ता इसे पहन लो, हमें आज एक जगह जाना है। मुक्ता, कहाँ जाना है। मिनिस्टर जीवन राम जी के बेटे पृथ्वी जी के पास, उनको सब जानते हैं। जीवन राम जी के बाद अगले होम मिनिस्टर वही तो हैं। उनको मिलकर तू अपने बारे में सब बताना। देखना पृथ्वी जी उस कमीने अखिलेश को भी अच्छा सबक सिखाएंगे और तुझे तेरे सागर से जल्दी ही मिलवा देंगे। जहाँ सागर का नाम आता था वहाँ मुक्ता का दिमाग काम करना ही बंद हो जाता था। जैसे अखिलेश के ऊपर भरोसा करके उसके साथ यहाँ अहमदाबाद आ गई, अब वैसे ही सरिता के ऊपर भरोसा करके पृथ्वी चौहान के बंगले पर जा रही थी। पेरिस इंडिया के एक बड़े डिटेक्टिव एजेंसी के एक सीक्रेट मेंबर के साथ अर्नो मीटिंग में था। मिस्टर विनोद, अर्नो जी आप बेफिक्र रहिए, हम जल्दी ही आपके पिछले 6 मंथ के बारे में सारी डिटेल कलेक्ट करके आपको बता देंगे। अर्नो, थैंक्स मिस्टर विनोद, लेकिन मैं कौन हूँ, आपको सीक्रेट रखना होगा। आप कुछ ऐसा कीजिएगा ताकि कोई मुझे ढूंढते हुए मेरे पास न पहुँचे। मिस्टर विनोद, ऑफ कोर्स आप प्रिंस हो ये जानने के बाद तो बहुत लोग आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए आगे आ जाएंगे। आप वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। अर्नो, और एक बात मुझे ये भी जानना है, मेरे चॉपर में आग कैसे लगी। सौरभ जो वहीं था उसको बहुत तेज़ खांसी आने लगी तो मिस्टर विनोद एक नज़र सौरभ के ऊपर डालकर अर्नो से बोले, डोंट वरी, उसका भी पता चल जाएगा। दोनों खड़े होकर हाथ मिलाए। मिस्टर विनोद के चले जाने के बाद अर्नो सौरभ से बोला, सौरभ बेयर योर मास्क फर्स्ट। सौरभ, ओके सर। सॉरी बोलकर वहाँ से अपने कैबिन में गया और पसीना साफ करते हुए एंजेलिना को कॉल लगाया। अर्नो अपने कैबिन में परेशान बैठा उन 2 आँखों के बारे में सोच रहा था। अर्नो खुद से बोला, पता नहीं आज मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, जैसे कोई अपना बहुत बड़ी मुसीबत में हो। यहाँ तो सब ठीक है, फिर क्यों दिल में दर्द हो रहा है। आखिर वो कौन है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। आखिर वो किसकी आँखें हैं जो मुझे चैन से रहने नहीं दे रही हैं। क्या इस 6 महीने में मेरी लाइफ में कोई और थी। कुछ भी तो याद नहीं आ रहा है। अर्नो अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। आंख बंद करके चेयर पर बैठा तो फिर वो 2 आंखें दिखाई दी और अब उस आंखों में आंसू थे। अर्नो बेचैन हो गया। क्या करेगा कुछ समझ नहीं पा रहा था। नित्या अर्नो के कैबिन में आकर बोली, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, है ना। अर्नो आँख खोला, सामने नित्या खड़ी थी। नित्या को देखकर अर्नो के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो खड़ा हुआ तो नित्या आकर उसके गले लग गई। नित्या, आई लव यू अर्नो, आई लव यू सो मच अर्नो। नित्या, अर्नो तुम बदल गए हो। आई लव यू के बदले आई लव यू टू बोला जाता है। अर्नो अपने ही ख्यालों में डूब कर बोला, आई लव यू टू। नित्या मुस्कुराने ली, उसे और कसकर पकड़ ली, मगर अर्नो के दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। शायद वो भी समझ रहा था कि उसका दिल किसी और के लिए तड़प रहा है। अहमदाबाद मुक्ता सरिता के साथ एक बड़े से बंगले के पास पहुंची। गेट के बाहर गार्ड्स खड़े थे। सरिता, चलो मुक्ता, अंदर चलो, अपना ही घर समझो। मुक्ता, सरिता जी मुझे घबराहट हो रही है। सरिता, डर किस बात का देखना, यहाँ तुम्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। अंदर हॉल में एंट्री करते ही एक स्टैचू के ऊपर मुक्ता की नज़र गई। उस आधे कपड़े पहने स्टैचू को देखकर अब मुक्ता अंदर से कांपने लगी थी।
मुक्ता सरिता का हाथ जोर से पकड़कर बोली, सरिता जी, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, चलिए यहाँ से। बोलकर जाने को हुई तो हॉल के बीच से एक आवाज़ आई, मेरी मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा पाओगी। इस आवाज़ को सुनकर मुक्ता अंदर तक काँप गई। पृथ्वी, यहाँ आई हो तो तुम अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जाओगी मेरी मर्जी से। मुक्ता हैरानी से कभी सरिता को तो कभी सामने खड़े उस लंबे चौड़े इंसान को देख रही थी। पृथ्वी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू सरिता। उफ्स डिम्पी। डिम्पी स्माइल करके उसके पास जाने लगी तो पृथ्वी उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। सरिता वहीं रुक गई। पृथ्वी मुक्ता को देखकर, इधर आओ मेरे करीब, बोला तो मुक्ता कदम पीछे करने लगी। सरिता मुक्ता के पास जाकर उसकी कलाई पकड़कर बोली, मुक्ता तो ऐसे डर क्यों रही है? पृथ्वी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बात तो कर उनसे, वो तेरे पति को ढूंढ कर ले आएंगे। मुक्ता पृथ्वी से नज़र चुराकर सरिता को बोली, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, मैं खुद उन्हें ढूंढ लूँगी। मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। पृथ्वी सरिता को देखकर बोला, मेरे ख्याल से अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है सरिता। सरिता जी, मैं निकलती हूँ। मुक्ता भी इसके साथ बाहर निकलने को हुई तो दो आदमी उसे रोक दिए। सरिता मुक्ता के करीब आकर बोली, ये पैसा बहुत कमीनी चीज़ होती है मुक्ता, और जिसको एक बार इसकी लत लग जाती है तो वो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। मुक्ता की आंखों से आंसू के सैलाब बनकर गिर रहे थे और वो अपनी जलती निगाहों से सरिता को देखकर सिर्फ इतना बोली, तुम्हारी वजह से आज के बाद मैं कभी किसी औरत के ऊपर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। और एक बात, मेरी किस्मत में क्या लिखा है ये तो द्वारिकाधीश जाने, लेकिन तुम आज के बाद कभी सुकून से नहीं जी पाओगी। सरिता मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। मुक्ता वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। पृथ्वी आकर पीछे से मुक्ता को कंधे पर हाथ रखा तो मुक्ता खड़ी होकर दो कदम पीछे चलकर बोली, दूर हटो मुझसे, अगर मुझे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। पृथ्वी हंसते हुए बोला, 50 लाख में कितने जीरो होते हैं पता है तुम्हें? पूरे 2 महीने के लिए सरिता तुम्हें मुझे बेच कर गई है, और अब तो लगता है 2 महीने नहीं, हमेशा के लिए तुम मेरे साथ रहोगी। पृथ्वी मुक्ता की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई। वो हाथ जोड़कर बोली, देखिए, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। अपना मंगलसूत्र को हाथ में लिए बोली, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने पति सागर जी को ढूंढने आई हूँ, आप कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, बोलकर फूट पड़ी। पृथ्वी जो हर रात एक लड़की को अपने साथ बिस्तर पर लेकर जाता था, आज पहली बार मुक्ता को देखकर उसके पत्थर दिल में कुछ होने लगा था। आज तक जितनी भी लड़कियां मिली सब पैसे की भूखी निकली। पैसों के बदले वो पृथ्वी की एक एक बात को खुशी खुशी मान लेती थी, पर ये लड़की सबसे अलग थी। मुक्ता की बातें, उसकी आंखों में आंसू देखकर पृथ्वी का दिल पहली बार धड़क उठा। ये लड़की कितनी मासूम है, कैसे कोई इसको छोड़ कर जा सकता है? एक पल के लिए पृथ्वी भी सोचने लगा, पृथ्वी, जाना चाहती हो पर कहाँ जाओगी? क्या फिर से उसी सरिता के पास जाओगी जो तुम्हें बेचकर चली गई? मुक्ता कुछ बोल नहीं पाई। पृथ्वी, एक काम करो, अभी जाकर आराम करो, सुबह जहाँ जाना है चली जाना। और सुनो, लड़कियों को पैसे देकर बुलाता हूँ और जो भी करता हूँ उनकी मर्जी से, लेकिन तुम वैसी नहीं हो, इसलिए घबराओ मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मुक्ता हैरानी से पृथ्वी को देखी। सरिता से धोखा खाने के बाद किसी और के ऊपर भरोसा करना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं था। पृथ्वी आवाज़ देकर एक लेडी मेड को बुलाया जो वहाँ काम करती है। वो औरत आकर मुक्ता को पकड़कर ऊपर बेडरूम में लेकर चली गई। मुक्ता डरी सहमी उस रूम को देखी। मैडम, आपको कुछ चाहिए तो ये स्विच है, दबा दीजिएगा। मुक्ता कुछ नहीं बोली। मैड के जाने के बाद मुक्ता दौड़कर दरवाजे के पास गई और उसे बंद कर दी। दोनों लॉक को अच्छे से बंद करके वो पूरे रूम को देखी और कोई रास्ता तो नहीं है। जब सब कुछ उसे ठीक लगा तो धड़ाम से बेड पर बैठ गई और वो सागर के बारे में सोचकर फफक फफक कर रोने लगी। अर्नो अपने मेंशन पहुंचा तो देखा उसकी माँ विद्या जी द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने पूजा की तैयारियां कर रही थी। अर्नव के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। मूर्ति के सामने खड़े होकर अर्नव आंख बंद किया तो फिर मुक्ता की रोती हुई आंखें उसे दिखाई दी।
अर्णव मन में बोला, पता नहीं कौन है ये, लेकिन अगर सच में वो है तो तुम्हें उसकी आंखों से आंसू को दूर करना है। बेचैन करता है उसकी रोती आंखें मुझे। हेल्प कीजिए प्लीज़। हमेशा अपने दादा और माँ के बोलने पर हाथ जोड़ने वाले अर्णव को पूजा घर में ऐसे देखकर एक बार विद्या जी भी सोचने लगी वो अर्णव से कुछ बोल पाती। अर्णव वहाँ से चला गया। अर्णव अपने दादा रघुवीर राजवंशी के करीब बैठा था। रघुवीर जी की हालत में अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा था, लेकिन अभी तक वो बात नहीं कर पा रहे थे। अर्णव बोला, दादाजी मैं एक बार और इंडिया जाना चाहता हूँ। माँ जानेंगी तो मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए आप ही कुछ हेल्प कीजिए मेरी। बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ छूट गया है वहाँ। मैं कहाँ था, किसके साथ था बीते दिनों में, मुझे जानना है। एक आंखें मुझे बार बार परेशान कर रही हैं। शायद, हाँ दादाजी, शायद इन बीते दिनों में मैं किसी लड़की के साथ था। नित्या जब भी मेरे करीब आती है तब मुझे वो आंखें परेशान करती हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। रघुवीर जी अर्णव की बातें सुन रहे थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अर्णव आगे बोला, कुछ तो बोलिए दादाजी, आप ऐसे चुप रहेंगे तो कौन मुझे गाइड करेगा। अर्णव जब बोल रहा था उसकी आंखें नम हो चुकी थी। रघुवीर जी की आंखों से आंसू गिरने लगे तो अर्णव उसे हाथ से साफ करके बोला, समझ रहा हूँ दादाजी, आपको डर लग रहा है मेरे इंडिया जाने के नाम से। ठीक है, इंडिया जाने के बारे में आगे से कभी नहीं बोलूँगा। अब तो स्माइल कर दीजिए, बस थोड़े दिन और, फिर आप बोलने लगेंगे, डॉक्टर बोल रहे थे। विद्या जी जो कुछ देर से दरवाजे के पास खड़ी अर्णव को अपने दादा से बात करते देख रही थी, वो भी रोने लग गई। अर्णव को जब अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो उस तरफ देखा। अर्णव, माँ आप अंदर आइए। विद्या जी अंदर आती हुई बोली, सारी बातें सिर्फ दादा को ही बताओगी। अर्णव, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। विद्या जी, फिर बताइए हमें, अपनी न्यू कंपनी का नाम हमारे नाम से क्यों रखा। अर्णव का चेहरा अब सख्त हो चुका था। अर्णव, माँ अगर दादाजी बोल पाते वो आपको बताते जो फैसला मैंने लिया वो सही है। उधर अजय जी के रूम पर अजय जी बोल रहे थे, 2-3 दिन हो गए चुके हैं एंजेलिना, अब तो नाराज़गी छोड़ दो। अब अर्णव विद्या के नाम से कंपनी का नाम अनाउंस कर देगा, मुझे पता ही नहीं था। एंजेलिना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपना मेकअप करती हुई बोली, अगर तुम्हें पता नहीं था अजय, तो जब तुम वहाँ वो सब सुनी तो तुम उसे रोके क्यों नहीं। इसलिए ना, आज भी तुम्हारी बीवी सिर्फ विद्या राजवंशी है और मैं तुम्हारी लाइफ की दूसरी औरत। मैं सोच रही थी इस कंपनी का नाम तुम मेरे नाम रखोगी, लेकिन नहीं। फिर से अर्णव बाजी मार गया, हर बार की तरह इस बार भी बोलते हुए अपनी मुट्ठियाँ कस ली। अजय जी, ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। एंजेलिना, मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे जाना है। कल सुबह आऊँगी, रात को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, समझी। तुम्हारी दोनों बेटियां सो चुकी हैं, उनको जाकर एक बार देख लेना, बाय बोल कर निकल गई। सुबह मुक्ता उठी और दरवाज़ा खोलकर चारों तरफ देखी। दौड़कर सीढ़ियों से नीचे हॉल में पहुंची। वो मन में सोची, शायद सब सोए हैं, यही टाइम है यहाँ से भागने का। बोलकर मेन डोर तक पहुंची तो पीछे से पृथ्वी बोला, कहाँ जा रही हो। मुक्ता के दिल धक से रह गया। वो पीछे पलटी तो पृथ्वी सामने खड़ा था। मुक्ता, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पृथ्वी, तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए दिए हैं तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें भी एक मौका देना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। मुक्ता हैरानी से पृथ्वी को देखने लगी तो पृथ्वी बोला, एक डील करती हो। मुक्ता, कैसी डील। पृथ्वी जब बोला एक डील करना है, मुक्ता उसे हैरानी से देखते हुए घबराहट के साथ बोली, कैसी डील। पृथ्वी, आज से लेकर 5 दिन तक मैं यानी पृथ्वी चौहान तुम्हारे पति को ढूंढूंगी। उसे ढूंढने के लिए मैं अपने सारे सोर्सेस लगा दूंगा, लेकिन अगर 5 दिन के अंदर तुम्हारा पति तुम्हें या मुझे नहीं मिला तो 6 डेज़ को तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। मुक्ता को लगा जैसे उसके ऊपर सारी दुनिया का भार आ गया हो। पृथ्वी की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो जो बोल रहा है वो करके रहेगा। मुक्ता, वो ज़रूर मिलेंगे, मैं जानती हूँ
वो मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैं पूरी ज़िंदगी उनका इंतज़ार करने को तैयार हूँ, लेकिन और किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकती। अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं खुद की जान ले लूँगी। पृथ्वी हंसा और हंसते हुए बोला, तुम अपनी जान भी नहीं ले सकती हो, तुम्हारी जान के ऊपर भी अब मेरा हक है। मुक्ता वहीं जम गई ये सुनकर। पृथ्वी, चलो ठीक है, तुम्हें मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं टच करूँगा। 6 दिन के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा, पूरे रीति रिवाज के साथ। फिर तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। शादी? मैं शादीशुदा हूँ पृथ्वी चौहान। तुम ऐसे किसी शादीशुदा औरत को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो पृथ्वी। इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति अब मिलने वाला नहीं। मुक्ता, नहीं, वो ज़रूर मिलेंगी मुझे। पृथ्वी, अगर तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाते हैं तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर वो नहीं मिले तो तुम्हें मेरे साथ शादी करना होगा। मुक्ता, मुझे और टाइम चाहिए। पृथ्वी, ठीक है, 10 दिन, इसके बाद 1 दिन भी नहीं। मुक्ता सोची, पृथ्वी बहुत ताकतवर है, वो अगर सच में कोशिश करेगा तो सागर जरूर मिल जाएंगे। मुक्ता कुछ और बोलती, पृथ्वी बोला, शुरुआत अभी से करेंगे। तुम मुझे अपने पति की फ़ोटो दो। मुक्ता, लेकिन मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है उनका। हाँ, द्वारिका में है। पृथ्वी, ठीक है, फिर हम अभी द्वारिका जाएंगे। मुक्ता, मैं द्वारिका जाऊंगी तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। पृथ्वी, तुम पृथ्वी चौहान के साथ हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुक्ता को पृथ्वी के जरिए किसी भी तरह सागर तक पहुंचना था, इसलिए वो पृथ्वी के साथ द्वारिका के लिए निकल गई। पृथ्वी अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर इवनिंग द्वारिका पहुंचा। वहां के एसीपी से लेकर कलेक्टर तक सब पृथ्वी के स्वागत किए। पुलिस वाले मुक्ता को पृथ्वी चौहान के साथ देखकर अखिलेश का किया FIR भी फाड़ डाली। पृथ्वी जब मुक्ता के साथ सागर के घर पहुंचा तो उस छोटे से घर के हॉल में लगे मुक्ता और सागर की फ़ोटो को देखकर उसे बहुत जलन हुई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। काम वाली मौसी के साथ नब्या वहीं रह रही थी। मुक्ता नब्या के गले लगकर बहुत रोई। वो नब्या को सब बताई जो उसके साथ अहमदाबाद में घटा था। नब्या, मुक्ता, लेकिन सागर भाई नहीं मिले तो क्या तू इस पृथ्वी चौहान से शादी कर लेगी? मुक्ता, कभी नहीं, जब तक जिंदा हूँ मैं सिर्फ सागर की मुक्ता रहूँगी। मैं जाऊँगी मगर किसी और की नहीं बनूँगी। मुक्ता और नब्या कमरे में बात कर रही थी, तब पृथ्वी रूम के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। पृथ्वी खुद भी हैरान था कि वो मुक्ता की तरफ इतना आकर्षित क्यों है, जब भी वो खुद लड़कियों के साथ सिर्फ जिस्मानी रिश्ता रखना पसंद करता था। पृथ्वी दरवाज़ा खटखटाया तो मुक्ता और नब्या चुप हो गई। पृथ्वी, हम लोगों को अभी निकलना है अहमदाबाद के लिए, तुम सागर की तस्वीर अपने साथ ले लेना। नब्या, मुक्ता, मैं भी तेरे साथ चलूँगी, सागर भाई को मैं भी ढूंढूंगी। मुक्ता पृथ्वी की ओर देखी तो पृथ्वी बोला, मैं नीचे गाड़ी में हूँ, जल्दी आ जाओ। नब्या खुशी से, आपको बहुत थैंक यू। पृथ्वी बिना जवाब दिए चला गया। मुक्ता और नब्या थोड़ी देर बाद नीचे आई। मुक्ता साथ में सागर की तस्वीर के साथ द्वारिकाधीश की फ़ोटो भी रख ली थी। नब्या और मुक्ता दोनों गाड़ी में बैठे और एक साथ 5 बड़ी गाड़ी NH पर अपनी तेज़ रफ्तार के साथ अहमदाबाद के लिए निकल गए। अखिलेश को जब पता चला मुक्ता पृथ्वी चौहान के साथ द्वारिका आई थी तो वो भी डर गया। दूसरे दिन पृथ्वी मुक्ता और नब्या को साथ लेकर उस होटल में गया जहां सागर उस रात रुका था। CCTV फुटेज देखने के बाद पृथ्वी उस आदमी की फ़ोटो को प्रिंट करा के उसे ढूंढने के लिए पूरे अहमदाबाद की पुलिस और अपने आदमियों को लगा दिया। 4 दिन बीत गए। पृथ्वी अपनी पूरी ताकत लगाकर सागर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुक्ता पृथ्वी का अच्छा वाला साइड भी देख रही थी। हमेशा नशे में धुत रहने वाला पृथ्वी चौहान मुक्ता और नब्या के रहते एक दिन भी नशा नहीं किया। यहाँ तक ये बात होम मिनिस्टर जगत राम चौहान और उनकी पत्नी पारुल चौहान के कान तक भी पहुँच चुकी थी। कौन सी लड़की की वजह से उनका बेटा इतना बदल गया, ये जानने के लिए वो दोनों भी उत्सुक थे। एक एक दिन के साथ मुक्ता और भी कमज़ोर होती जा रही थी। 5वें दिन में उस आदमी अली के बारे में पता चला जो सागर को होटल से बाहर लेकर गया था। शाम को पृथ्वी के आदमी अली को पकड़कर पृथ्वी के बंगले पर लाए। अली को देखकर
मुक्ता पहचान गई। सीसीटीवी फुटेज में वो अली को देखी थी। मुक्ता भागकर अली के पास जाना चाही, पर पृथ्वी मुक्ता के आगे हाथ दिखाकर बोला, मैं खुद बोलूँगा उस दिन क्या हुआ था, तुम यहीं रुको। अली पृथ्वी को देखकर पसीने से तरबतर हो गया था। वो बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सागर भाई को कपड़े के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। अली के माथे पर बनी चिंता की लकीरें देखकर पृथ्वी समझ गया था कि अली झूठ बोल रहा है। पृथ्वी अपनी गन निकाल कर अली के सामने करके बोला, 3 तक गिनूंगा, अगर झूठ बोला तो यहीं गाड़ दूंगा। अली, पृथ्वी साहब, सच में मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ बात करने गया था। पृथ्वी 1। अली, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दीजिए। पृथ्वी 2। अली, खुदा की कसम मुझे छोड़ दीजिए। पृथ्वी 3 बोलकर गोली चलाया तो मुक्ता आकर पृथ्वी का हाथ ऊपर कर दी। गोली छत पर लगी। मुक्ता, ये आप क्या कर रहे हो पृथ्वी जी? एक ही तो इंसान है जो हमें सागर जी के बारे में बता पाएगा, मुझे बात करने दीजिए। अली वहीं फर्श पर धड़ाम से बैठ गया। मुक्ता अली के सामने हाथ जोड़कर बोली, देखिए, मैं उनकी पत्नी हूँ। उन तक पहुँचने के लिए सिर्फ आप ही एक माध्यम हो मेरे लिए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जितना मैं उनको जानती हूँ वो कभी किसी का बुरा नहीं किए हैं आज तक। मेरे ऊपर रहम कीजिए, मुझे सच बताइए, उस रात आप उनको कहाँ लेकर गए थे? मुक्ता की बातों से अली रो पड़ा। वो मुक्ता के सामने हाथ जोड़ दिया। मुक्ता, बताइए मुझे, सागर, मेरे सागर कहाँ हैं? मुक्ता को देखकर अली घुटनों के बल बैठकर पपक पड़ा। अली को ऐसे रोते देख मुक्ता की आंखों से भी एक अनजाना अनहोनी के एहसास से आंसू गिरने लगे। नब्या मुक्ता के पास आकर उसे पकड़कर बोली, तो हिम्मत मत हार, सागर भाई ज़रूर वापस आएंगे। अली रोते हुए, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। मुक्ता आंखें बड़ी करके अली को देखने लगी। नब्या, क्यों? अली, उनको मारकर साबरमती में फेंक दिया गया है। ये सुनते ही पृथ्वी के हाथ से गन नीचे गिर गई और मुक्ता वहीं बेहोश होकर गिरने लगी। नब्या, मुक्ता चिल्लाते हुए उसे संभालने लगी, लेकिन मुक्ता नीचे फर्श पर गिर गई। पृथ्वी दौड़ कर मुक्ता को उठाते हुए बोला, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। पृथ्वी के आदमी अली को पकड़कर लेकर चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर मुक्ता को देख कर गए। मुक्ता को बेहोश होने की वजह कमजोरी और सदमा है, डॉक्टर बोले। 3 दिन और बीत गए। अली के सच बताने पर जग्गू और अखिलेश को भी अरेस्ट किया गया, पर मुक्ता अभी भी किसी से बात नहीं कर रही थी। 10 दिन बीत गए। पृथ्वी मुक्ता के रूम का दरवाज़ा खटखटाया तो नब्या, जो मुक्ता के साथ बैठी थी, वो उठ खड़ी हुई। पृथ्वी अंदर आया। पीछे एक मेड हाथ में शादी का जोड़ा और गहने लेकर रूम के अंदर आई। पृथ्वी नब्या को देखकर बोला, अपनी सहेली को अच्छे से तैयार कर देना, आज उसकी शादी है मेरे साथ। नब्या हैरानी से पृथ्वी को देखने लगी तो पृथ्वी बोला, हमारी डील हुई है, तुम्हें तो पता होगा, इसलिए बिना वक्त गंवाए दुल्हन को तैयार करके नीचे हॉल में लेकर आओ, पंडित जी आ चुके हैं। तो आज की इस कहानी का अंत ही करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज बड़े दिनों बाद आप लोगों से कह रही हूँ, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मेरा प्यार भरा नमस्कार।